हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल साइड। यानी कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एक डाइपोल की वजह से जो कि उसके इक्वेटोरियल प्लेन पे होगी। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल्स। ठीक है, ये सब हम लोग कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो कि हम लोग का चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12th का। अभी तक इस पे हम लोग जान चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और सिस्टम ऑफ चार्जेस है अगर कहीं पर तो उसकी वजह से किसी पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये भी हम लोग ने सीखा है। फिर उसके बाद डाइपोल क्या होते हैं, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल साइड, तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। और किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं किसी भी चीज की, वो सब हम लोग ने पढ़ा है। आज जो मेन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल फॉर पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि देखिए कभी भी हम लोग किसी चीज की स्टडी करते हैं तो एट फर्स्ट हम लोग को समझ पे नहीं आता है कि आखिर ये है क्या। फिर धीरे धीरे हम लोग को वो चीजें समझ पे आने लगती हैं। क्यों समझ पे आने लगती हैं? क्योंकि जो टर्म्स लिखे रहते हैं, जैसे कि हो सकता है अभी जब मैंने पढ़ाना चालू किया था उसके पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है वो समझ पे ना आ रहा हो, हाँ या ना। बट जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया, ठीक है, जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो उसके बाद आपको समझ पे आने लगा होगा इस वर्ड को पढ़कर कि क्या कहने वाले हैं। उसी तरीके से अभी डाइपोल जैसे हम लोग पढ़कर आ गए, फिर उसके बाद हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन के बारे में अभी नहीं जानते, तो समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो देखिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसके टर्मिनोलॉजी को समझा जाए। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं या जिसने भी कुछ चीजें पढ़ रखी हैं वो बात करे, तो वो इस गिवन वर्ड्स को पढ़ रहा है तभी उसको समझ पे आ रहा है कि करना क्या है, हाँ या ना। जैसे किताब होती है, किताब अगर मैं अभी पढ़ूं, जो आपकी क्लास 12th की किताब है एनसीईआरटी वाली, उस किताब को अगर मैं पढ़ूं तो ऐसे पढ़ता जाऊंगा, मुझे समझ पे आता जाएगा। बट उसी किताब को जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको पढ़ने में समझ पे ना आए कि पहली बार में कि वो लिखा क्या है। तो आपको क्या करना होता है, एक ही चीज को कई बार पढ़नी होती है। साथ ही साथ जो टर्म्स यूज होते हैं उनको समझना होता है, हर एक टर्म्स को समझकर आगे बढ़ना होता है कि मतलब क्या होता है इसका। मतलब एक सेंटेंस का आप ओवरऑल मीनिंग तो बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, बट जब आप हर उस पे गिवन वर्ड्स की मीनिंग को भी समझने लग जाए तो आगे वाली आने जो चीजें हैं उनको समझना और आसान हो जाता है। जैसे कि अभी इसी में ही एग्जांपल मैं दे दूं कि आप इसको पढ़े अगर एक बार में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल फॉर पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, आपको कुछ समझ पे आ रहा होगा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, डाइपोल की कहीं पर फाइंड करनी है, इतना समझ पे आ रहा है। बट इसी में अगर आपसे ये कह दिया जाए कि इक्वेटोरियल प्लेन की पर्टिकुलर बात हो रही है तो इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है वो समझ पे आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर मुझे पूरी प्रोसेस करनी क्या है। जो डेरिवेशंस होते हैं, डेरिवेशंस पूरे इन ये जो हेडिंग्स ऐसे दी रहती है उसी से ही पता चलता है कि हमें पूरी चीजें प्रोसेस क्या करनी है। इसी तरीके से जैसे दिया हुआ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल्स। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल्स पे आप दो चीजें कर सकते हैं, पढ़ने का तरीका दो हो सकता है आपका। पहला तो ये हो सकता है कि आप क्या करें कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल्स में याद कर लें कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब आपको ये नहीं जानकारी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस का क्या मतलब होता है, बट आपको ओवरऑल ये जो सेंटेंस है ये पता है कि इसके अंदर ये चीजें आएंगी, बट आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस का पर्टिकुलर मीनिंग नहीं पता कि क्या होता है। ठीक है, तो ये दो केस हो गए। पहले वाले केस पे जब आपको ओवरऑल सेंटेंस का मीनिंग तो पता है बट इंडिविजुअल वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता, तो आपके पास क्या होगा कि अगर जरा सा भी इस पे चेंजेस कर दिए जाएंगे, भले ही मैं जो पूछ रहा हूं वो वही पूछ रहा हूं जो कि आपको आता हो या सिमिलर टू दिस हो, बट फिर भी आप जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके सामने जो ये वर्ड्स हैं वो चेंज हो गए। तो इसका मीनिंग क्या है अगर वो समझ गए आप, तो अगर किसी दूसरे शब्दों में भी आपसे उससे वो पूछा जाएगा तो आप नाम या जो भी उसका चीजें हैं वो आप बता देंगे। ठीक है, जो उससे रिलेटेड चीजें हैं। तो इसी तरीके से जैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि क्या वो हमारे नेचर में चारों तरफ मौजूद है, क्या वो फिजिकली अवेलेबल है। यानी कि आप अगर बात करें
डाइपोल्स की, तो क्या वो नेचर में मौजूद है कहीं पर, या फिर डाइपोल सिर्फ एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है? बात क्लियर हुई? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल्स अगर बात की जाए, यानी कि हम ये पूछना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या यहां पर उस चीज के डिस्कस करेंगे कि डाइपोल्स एक्चुअल में नेचर में कहीं मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो हम इसी टॉपिक के अंदर उसको पढ़ेंगे। ये बात समझ पे आई? इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मतलब ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या असली में होती है या फिर वो सिर्फ एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है। अब जैसे मैं मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट भी बार बार बोल रहा हूं, हो सकता है आपको नहीं समझ पे आ रहा हो क्या है। तो मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट का मतलब ये हो जाएगा कि क्या वो एक सिर्फ मैथमेटिक्स का एक फॉर्मुलेशन है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होती है वो लॉजिक्स होते हैं, ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंसेस होते हैं। पूरी जो मैथमेटिक्स है कि a प्लस बी को कर देंगे तो हमारा b प्लस ए हो जाएगा यूक्लिडियन स्पेस में, ये सब मतलब चलता है। तो मैथमेटिक्स हमारी एक लॉजिक्स का क्या है, एक पूरा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है लॉजिक्स का। जबकि फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारा होना जरूरी है फिजिक्स में कि वो असली में भी नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, कि सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं उसको समझने के लिए हम मैथमेटिक्स का हेल्प ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें डाइपोल्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देखने को मिलता है। तो समझ गए होंगे कि हमें पढ़ना किस तरीके से है चीजों को, ताकि चीजें अच्छे समझ पे आए। क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है जब आप अपनी 9th 10th वाली क्लासेस से आते हैं, ठीक है, 11th या फिर 12th में आपके सामने एकदम से सडन जंप आता है 11th में और 12th में, ठीक है, बात समझ पे आ रही है? तो ये जो सडन जंप है उसको आप कैसे ओवरकम करेंगे, उसके लिए है कि जो सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से शब्द दिए गए हैं, ओवरऑल समझिए, पहले पूरा एक सेंटेंस को समझिए, उसके बाद हर एक वर्ड की मीनिंग जानने की कोशिश करिए। क्योंकि कुछ सेट ऑफ वर्ड्स जब आपके पास आ जाएंगे, आपको समझ पे आने लगेंगे, आगे चलकर फिर उन्हीं वर्ड्स की ही हेल्प से ही सारी चीजें डिफाइन होंगी, तो आपको समझ पे आने लगेगा कि अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पढ़िए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल। हमें डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है फॉर पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। अब इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है ये समझ पे आ जाएगा। तो जो मैंने पिछले लेक्चर पे डिस्कस किया था कि किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अगर निकालनी होती है तो हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं या क्या हम किस तरीके से निकालते हैं। तो सिंपली हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो कि हम यूज करेंगे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, जहां पर जो Q होता है वो चार्ज होता है, उस चार्ज की वैल्यू होती है, और जो R होता है वो डिस्टेंस होती है इस चार्ज और उस पॉइंट P के बीच में, ठीक है। ये हम लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसी में आप वेक्टर क्वांटिटी ले लीजिए, तो हमारी मतलब वेक्टर नोटेशन ले लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वहां पे जहां पे जैसे जरूरत होगी वैसे इस्तेमाल कर लेंगे। बट एक चीज ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दूसरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है बहुत ढेर सारे चार्जेस की वजह से, तो हर एक चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालनी होगी। यानी कि ये चार्ज है अगर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पता करिए, इसकी वजह से पता करिए, इसकी वजह से पता करिए, और सब का कर दीजिए वेक्टर सम। क्या कर दीजिए? सबका वेक्टर सम कर दीजिए, तो हमारा जो यहां पर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें पता चल जाएगी। बस यही दो चीजें हैं और इन्हीं की हेल्प से ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चीज की निकाल सकते हैं। और जो भी डेरिवेशन होता है वो यहीं से, इन्हीं कॉन्सेप्ट से ही चालू होता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स यही हैं। और फिर उसके बाद कह दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए डाइपोल की ऑन द एक्सियल साइड, या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए डाइपोल की इक्वेटोरियल साइड, या एक वायर है उस पे चार्जेस है उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए। वो सब इन्हीं यहीं से निकलेंगे, इन्हीं दो चीजों से, ठीक है, क्लियर। तो अब देखते हैं आगे हम लोग को किस तरीके से अपनी जो अप्रोच है उसको लेकर आगे बढ़ना है और समझना है चीजों को। तो वो बात आपको ध्यान होगी जो मैंने बोली
कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए जितने भी चार्जेस गिवन हो उसकी पर्टिकुलर से निकालो और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करो। क्लियर? तो यहां पर इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये पॉइंट कौन सा है और इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए इस डाइपोल को, ये डाइपोल है, ये प्लस क्यू है, इधर ये माइनस क्यू है, यानी कि प्लस क्यू माइनस क्यू सेम हम लोग के मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं बट अपोजिट नेचर के हैं। ठीक है, इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है बट नेचर अपोजिट है और कुछ डिस्टेंस 2a पे रखे हैं। क्लियर? तो जो यहां पर इन दोनों का जस्ट मिडिल पे एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट से पास होने वाला एक प्लेन ड्रॉ करिए। प्लेन यानी कि जैसे A4 शीट होती है ना, उस तरीके से कुछ विजुलाइज करिए कि एक हम लोग का ऐसा सिस्टम है। ठीक है, डाइपोल का एक चार्ज इधर रखा है, एक चार्ज इधर रखा हुआ है, इनके बीच की डिस्टेंस 2 है। अब ये जो इसका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से पास होता हुआ एक प्लेन है। ठीक है, मान लीजिए जो मेरा हाथ है वो क्या है, पेपर है, तो ये क्या है, एक प्लेन है। और इस प्लेन में हमें इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, कहीं पर भी इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है कि कितना होगा। समझ रहे हैं? फिर से मैं बता दूं, ये प्लेन हो गया, इस प्लेन को कहेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। क्यों? क्योंकि ये प्लेन ऐसा है जो इस डाइपोल को दो इक्वल पार्ट्स पे ऐसे डिवाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी वजह से इस पूरे जो ये प्लेन है इक्वेटोरियल प्लेन, इस प्लेन में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो थोड़ा सा क्या करेंगे, चीजों को जनरलाइज करते हुए चलेंगे ताकि हम इस इक्वेटोरियल प्लेन में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सके। तो सिंपली कोई भी एक पॉइंट चूज करिए। हम लोग ने इस प्लेन में एक पॉइंट चूज किया, ये P। उसके बाद इसकी सेंटर से डिस्टेंस मेजर होगी और वो मान लिया हमने R। क्या मान लिया? R। क्लियर? बात समझ पे आई यहां तक? ये हो गया क्या, R वो डिस्टेंस। अब देखिए यहां पर जो हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें इस पॉइंट पर निकालनी है। इस पॉइंट पर निकल कर आएगी इस चार्ज की वजह से, वो इस डायरेक्शन पे हो गई, और इस चार्ज की वजह से, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से वो टुवर्ड्स द चार्ज होती है, रेडियली इनवर्ड होती है इस चार्ज की, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यही होता है। R यानी कि मैंने बताया है कि R का मीनिंग क्या है, आप वो जानिए। R का मीनिंग होता है चार्ज और वो जो P पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं इसको किसी भी तरीके से डिनोट कर सकता हूं। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। Q यहां पर ये वाला चार्ज हो गया, डिस्टेंस यानी कि किसके किसके बीच में, चार्ज और इस P पॉइंट के, यानी कि हमें यहां पर जो डिस्टेंस रखनी है वो ये वाली डिस्टेंस रखनी है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो सिंपली देखिए आप कि ये जो पार्ट है ये इतना है A। कितना है ये? A है, क्योंकि टोटल 2A, ये इक्वेटोरियल प्लेन ये दो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर रहा है, तो इधर A और इधर A, तो ये हो गया इधर A, इधर हो गया R। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो ये वाला जो होगा ये लेंथ ये निकल कर आ जाएगी √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम समझ पे आ गई? ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, तो वहां से ये चीज निकल कर आ गई हम लोग की कि ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी हम लोग की A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के बराबर, उसका इसका स्क्वायर करके, तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसको निकाल लेंगे, तो ये निकल कर आ गई √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? तो इसको जब पुट करेंगे यहां पर, इसको जब पुट करेंगे यहां पर, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 1/2 का स्क्वायर।
तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ पे आई बात? ये 1/2 कैसे आया? क्योंकि ये अंडर रूट में लगा हुआ है ये, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 2। इस हिसाब से ये हम लोग का निकल कर आ गया। अब क्योंकि हम लोग निकाल रहे थे प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू लिख देंगे और जो कि हम लोग का ये निकल कर आ गया। ठीक है, यहां तक समझ पे आया? कोई डाउट? अब निकालते हैं किसकी वजह से? मैग्नीट्यूड। इस माइनस चार्ज की वजह से मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड निकालने पर हम लोग माइनस साइन को यहां पर पुट नहीं करते, क्योंकि माइनस साइन जब पुट करेंगे तो वो बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और माइनस क्यों रखा है तो वो चार्ज के नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो चार्ज के नेचर से हमें पता चल गया माइनस क्यू है अगर, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे इस पी पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो वो भी इतना ही निकल कर आ जाएगा जितना कि प्लस क्यू चार्ज के लिए था। क्यों? क्योंकि यहां पर भी देखिए ये ए है इधर और ये आर है, तो ये वाला भी जो होगा डिस्टेंस, ये वाला यहां से यहां तक चार्ज और इस पी पॉइंट के बीच में, वो भी हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया। तो इसी वजह से फिर क्या होगा हम लोग के पास, यहां पर चीजें हमें आगे प्रोसीड करनी है। तो प्लस अब ये मैग्नीट्यूड आ गए। अब इनकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर हो जाएगा इस तरफ, जो कि ये बना हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक। और ये जो माइनस क्यू है वो इस तरफ बनी हुई है, ठीक है, समझ गए ये। तो अब अगर मैं सिर्फ इस सिचुएशन को बनाऊं, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करूं यहां पर, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। मैं समझाने के लिए बना रहा हूं ये। तो ये चार्ज है हम लोग का ऐसा, और ये प्लस है और ये माइनस, और ये इन दोनों पॉइंट चार्जेस को मीट कर रही है एक लाइन जो कि है 2a लेंथ की, और इनके बीचों बीच यहां पर है कोई पॉइंट P, ठीक है। तो इससे ये इस तरफ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, ठीक है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी इस तरफ, ठीक, समझ गए। अब याद करिए सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को, कि वो कहता है कि इन जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनका हम लोग को क्या करना होगा, वेक्टर सम करना होगा। तो अब क्योंकि हमें इनके बीच का एंगल नहीं पता है कि क्या है, क्या फॉर्म हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको ब्रेक कर देंगे कंपोनेंट्स पे, ठीक है। कैसे कंपोनेंट्स पे ब्रेक करेंगे? कंपोनेंट्स पे ब्रेक ऐसे करेंगे कि यहां पर हम लोग मान लेंगे एंगल थीटा, कि ये जो एंगल है वो है थीटा, ठीक। और अब देखिए इस जगह पर भी यही एंगल थीटा यहां पर फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म हो रहा है? क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन वो पैरेलल लाइंस है, और यहां पर ये एक ट्रांसवर्स लाइन ऐसे कट कर रही है। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी ना आपने, कि यहां पर दो पैरेलल लाइंस है अगर ऐसी, और ये एक ऐसी ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है। तो बस इसी चीज को यूज किया कि यहां पर एंगल थीटा है, तो यहां पर भी एंगल ये क्या हो गया, थीटा हो गया। अब अगर एंगल ये थीटा हो गया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स पे ब्रेक करेंगे, एक इस डायरेक्शन पे और एक इस डायरेक्शन पे, ठीक है, क्लियर। तो अब इसको जब हम लोग दो कंपोनेंट्स पे ब्रेक करेंगे तो इधर वाला हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा, और इधर वाला का जो कंपोनेंट है इधर वाला, ये हो जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक। यहां तक क्लियर? अब जब हम लोग ने ऐसे कर दिया ऐसा, उसके बाद ये जो माइनस क्यू वाली है इसके कंपोनेंट्स ब्रेक किए जाए, तो यहां पर ये वाला जो एंगल फॉर्म होगा वो भी थीटा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे, एक इस तरफ, तो वो बन जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, और इधर वाला जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा E माइनस क्यू, ये प्लस क्यू था यहां पर, E प्लस क्यू साइन थीटा, और ये था E माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि
प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, और यहां पर थीटा थीटा भी सेम है, यानी कि ये जो पूरा है वो इसके बराबर होगा। तो जब ये पूरा इसके बराबर होगा और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, एक चीज इधर है इक्वली और एक चीज इधर है, मतलब ये दो चीजें हैं आपस में इक्वल है बट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि आप कुछ ऐसा समझिए कि आप जैसे कहीं पर खड़े हो, एक छोटा सा बच्चा आपका हाथ इधर खींचे और दूसरा इधर खींचे, और दोनों के दोनों जैसे कैसे हैं, सेम खींच रहे हैं, तो आप ना तो इधर जाएंगे ना तो इधर जाएंगे, वो जो इफेक्ट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेम चीज हो रही है यहां पर कि एक कंपोनेंट जो है वो इधर है और इधर है, वो एक दूसरे के बराबर हैं बट अपोजिट हैं, इस वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये वाले कंपोनेंट हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो वही लिखा हुआ है कि कंपोनेंट्स नॉर्मल टू द डाइपोल एक्सिस कैंसिल अवे। डाइपोल एक्सिस के नॉर्मल जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। डाइपोल एक्सिस यानी कि ये डाइपोल एक्सिस होती है ये, तो इस डाइपोल एक्सिस के नॉर्मल, यानी कि इधर की बात हो रही है नॉर्मल, तो नॉर्मल में जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे वो मैंने आपको बताया यहां पर। फिर जो कंपोनेंट्स इस डायरेक्शन पे होंगे, एक्सिस की डायरेक्शन पे, देखिए ना एक्सिस ऐसी है, तो एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स होंगे जो कि है ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा, ये एड अप हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए इस पी पॉइंट पर। तो ई, इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी ई इज इक्वल टू, हम लोग की अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो हो जाएगी ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू और ब्रैकेट में कॉस थीटा। ठीक है, ये समझ पे आया यहां तक, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में थी तो इनको क्या किया गया, ऐसे लिख दिया गया। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हम लोग की वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर अगर वेक्टर लगाएं तो वेक्टर कैसे लग जाएगा, यहां पर वेक्टर ऐसे लगा सकते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डायरेक्शन बताएंगे तो डाइपोल की डायरेक्शन में पता है कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है निगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये डाइपोल मोमेंट बना हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ये डाइपोल मोमेंट बना हुआ है, क्लियर। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन देखो और इसकी डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहां पर इस डायरेक्शन पे, इसकी और इसकी देखो जस्ट अपोजिट है। तो यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना चाह रहा हूं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को यूज करके, देखिए यूनिट वेक्टर लिख रखा है यहां पर, तो इसकी अगर बताना चाह रहा हूं तो यहां पर लगाना होगा माइनस, क्योंकि क्या है इस डायरेक्शन के अपोजिट में है ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये निकलकर आ गया हम लोग के पास। अब यहां से आगे हम लोग चलेंगे, इससे आगे चलेंगे और जानेंगे कि यहां तक कैसे हमें पहुंचना है। ठीक, तो ये पॉइंट समझ पे आ गया, ये समझ पे आ गया। अब बढ़ते हैं इसके आगे, तो इसको करने के लिए यूज करेंगे ये वाली जगह, और ये हम लोग का बनेगा कुछ ऐसा कि इसको मैं पूरा हटा देता हूं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां तक हमें पता चल गया है और हम लोग के पास ये वैल्यूज हैं। ठीक, इनमें कॉस थीटा हमें अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ, E इज इक्वल टू माइनस ये वाला ये और E प्लस क्यू ये लिखा हुआ है, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हुआ। उसके बाद यहां पर लगेगा प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और उस पे बाहर कॉस थीटा लग जाएगा। तो इसको जब लिखेंगे तो यानी कि ये 2 टाइम्स हो गया, क्योंकि ये दोनों सेम थे, ये दोनों सेम थी, इनकी वैल्यू देख रहे हैं यहां पर सेम है ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे सीधे सीधे। तो और ये बन जाएगा हम लोग का E इज इक्वल टू माइनस, इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 2Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ में कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा, और ये डाइपोल मोमेंट का ये हम लोग ने यूनिट वेक्टर ऐसे लगा दिया। ठीक है, समझ पे आया ये चीज, क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, जैसे ही हम लोग ने ये चीज फाइंड कर ली, उसके बाद
कॉस थीटा को रिप्लेस करना है क्योंकि हमें पर्टिकुलर एंगल पता नहीं है, हमें ये एंगल पर्टिकुलरली पता नहीं है और हमें ज्यादा वेरिएबल्स भी नहीं रखने, इस वजह से इस कॉस थीटा को कर देंगे रिप्लेस। अब ये कॉस थीटा रिप्लेस कैसे होगा, तो उसके लिए देखिए ये थीटा एंगल है, ये यहां पर ए है और ये जो हमारा बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये वाला हम लोग ने निकाल ही लिया था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, ठीक है, ये निकाल लिया था। तो अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बेस यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस यानी कि ए और हाइपोटेनस यानी कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस चीज को पुट कर देंगे कहां पर, इस चीज को पुट कर देंगे इस कॉस थीटा की जगह पे। तो अब जैसे ही इस कॉस थीटा को पुट करेंगे यहां पर, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, E इज इक्वल टू -2QA डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये तो है ही, और ये आ गया यहां पर एक और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2। देखिए अंडर रूट और 1/2 मैं इसको इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, कहीं पर भी किसी को भी कैसे भी यूज कर सकता हूं, ठीक है, तो इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही चीज तो है। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए आपको याद होगा कि जो P होता है वो होता है 2AQ, यही होता है कि नहीं होता, हाँ या ना, ये होता है। तो 2AQ की जगह पर हम क्यों ना P रख दें, और यहां पर डाइपोल मोमेंट की ऐसे डायरेक्शन तो है ही क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं -2Q, तो ये बन जाएगा हम लोग का E इज इक्वल टू -P डिवाइडेड बाई P, यहां पर क्या है डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है ये, और 4πε0। अब यहां पर देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, बेस सेम है दोनों का, तो ये एडअप हो जाएगी पावर, और 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, ये आ जाएगा। तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये निकल कर ये आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी हुई है बोल्ड फेस पे, तो वेक्टर क्वांटिटी दिखा रहा है, ये डाइपोल मोमेंट और इसके साथ लगा हुआ है माइनस साइन, जो कि बता रहा है कि ये जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आई वो इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर निकल कर आ रही है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, उसकी डायरेक्शन, ठीक है, और ये उसका मैग्नीट्यूड। तो 2AQ को हम लोग P लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा -P डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहां पर यूनिट वेक्टर ऐसे P लग जाएगा, ठीक। तो ये हम लोग की बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। अब ये जो R है, R की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और इस पूरे इक्वेटोरियल प्लेन में किसी भी पॉइंट पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि ये पॉइंट अभी इस इक्वेटोरियल प्लेन पे यहां पर था, तो R की वैल्यू कुछ थी, अभी इसको यहां पर अगर रख दिया जाए तो R की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये इधर ऐसे आएगा और ये ऐसे बनेगा इधर, ठीक। तो ये हम लोग की R की जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी, और सिर्फ R की वैल्यू चेंज करने से किसी भी पॉइंट को हम लोग यहां पर इक्वेटोरियल प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बनाऊं इधर वाला, यहां पर कोई एक पॉइंट बनाऊं, तो वो जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा कि यहां से ऐसे, और फिर उसके बाद प्लेन के पीछे डॉट 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 जा रहा है वो मिल रहा है उधर, और ये इधर फ्रंट से जाकर ऐसे मिल गया, और इसके जो R की वैल्यू है वो यहाँ प्लेन में ही ऐसे जा रही है, R की वैल्यू प्लेन में जा रही है ऐसे, ठीक, प्लेन में ही चेंज हो रही है ऐसे, यानी कि ये हमारा डाइपोल था अरेंजमेंट, ये प्लेन है, और R की जो वैल्यू है इस सेंटर से ऐसे 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 कहीं पर भी चेंज हो रही है इस प्लेन में। तो इस R की वैल्यू को चेंज करके हम इस पूरे इक्वेटोरियल प्लेन में फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल, ठीक है, क्लियर यहां तक। तो ये हम लोग का निकल कर आ गया। अब इस पे हम लोग को आगे बढ़ना है और देखना है कि अगर R की डिस्टेंस एज कंपेयर टू दिस, R की डिस्टेंस एज कंपेयर टू दिस क्या हो, ज्यादा हो, तो क्या होगा, यानी कि वही जो अप्रोक्सीमेशन कल हम लोग ने लिया था एक्सियल वाले के केस में, वही यूज करेंगे ये
तो एट लार्ज डिस्टेंसेस आर इज मच ग्रेटर देन ए। अगर लार्ज डिस्टेंस की बात करें, मान लो कि इक्वेटोरियल प्लेन और बड़ा बना दिया हमने, इक्वेटोरियल प्लेन ही है ये, और इस इक्वेटोरियल प्लेन में हम लोग ने कोई जगह चूज कर ली जो कि है कहां पर, आर डिस्टेंस पे, ठीक है, आर डिस्टेंस पे, और ये जो डिस्टेंस है वो इस ए से बहुत बड़ी है। मान लीजिए कि ये यहां पर पॉइंट चूज किया और सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर की, या मान लीजिए 2 मीटर्स की, और ये जो डाइपोल मोमेंट है वो 1 mm का या फिर 1 सेंटीमीटर का, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा छोटा सा। तो देख रहे हैं, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा 2 का तो ये बन जाएगा 4, और जबकि इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्योंकि ये सेंटीमीटर में लिखा है तो ये बन जाएगा 10⁻⁴। कैसे हो गया, 1 सेंटीमीटर देखो 10⁻² मीटर होता है, और इसका स्क्वायर जब करोगे तो 10⁻⁴ बन जाएगा, 10⁻⁴ मीटर। तो 2 मीटर का स्क्वायर किया तो बन गया 4 मीटर, और 4 मीटर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर किया तो ये बन गया 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। यानी कि जो डिफरेंस था वो और बढ़ गया स्क्वायर करने के बाद। तो अगर हम लोग के पास ये अप्रोक्सीमेशन आ जाए, उस केस में जो हम लोग का ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल कर आया था वो रिड्यूस हो जाएगा और बन जाएगा कुछ ऐसा। कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। E इज इक्वल टू -P, इस 2AQ की जगह पर P लिख सकते हैं, तो -P अपॉन 4πε0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहां पर ये ऐसा होगा। तो अब यहां पर E को अगर हम लोग लिखें, ठीक है, E को अगर हम लोग लिखते हैं तो ये कुछ बन जाएगा ऐसा, E इज इक्वल टू -P अपॉन 4πε0, और ये वाला जो हिस्सा है यहां से R स्क्वायर को कॉमन लीजिए, तो जब R स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो R स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाहर आ जाएगा, और अंदर जो बचेगा, अगर इसमें इसको हटा दूं, सिर्फ नीचे वाला क्योंकि सॉल्व करना है हम लोग को, तो वही लेकर चलता हूं। इस पे अप्रोक्सीमेशन लग रहा है ना, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2 ये है। इस पे आप R स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3/2 लिखा है, तो जब ये R स्क्वायर बाहर आएगा तो इस पे पावर लग जाएगी 3/2 की, और अंदर जो बचेगा R स्क्वायर यहां से कॉमन आ गया, तो 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब अगर जो R है वो A से बड़ा है, अगर R A से बड़ा है तो उसका स्क्वायर में और डिफरेंस होगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं ये और ये अंतर है इनमें, और इनके स्क्वायर में तो और ज्यादा अंतर है। तो इसको जैसे ही यहां पर हम लोग पुट करेंगे, अगर पुट करके मतलब चेक करना चाहें, तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, ये वाली ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। तो जब ये वैल्यू बहुत छोटी हो गई तो ये बन गया हमारा टेंडिंग टू 0। कितना हो गया 0, और 1 पे 0 ऐड करो तो 1 ही रहता है, यानी कि 1, और 1 का मल्टीप्लाई किसी में करो तो कोई चेंज नहीं पड़ेगा, यानी कि ये। अब R स्क्वायर टू द पावर 3/2 है, तो ये पावर ऐसे हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और बन जाएगा R³। यानी कि यहां से चेंज होकर इस अप्रोक्सीमेशन को लगाने के बाद ये बन जाएगा इस केस ऐसा, ठीक, ऐसा बन गया। तो ये निकल कर आ गया हम लोग के पास डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है, इस अप्रोक्सीमेशन को लगाने के बाद। और वही चीज है कि यहां पर P हम लोग जानते हैं डाइपोल मोमेंट की ये होता है, तो इसको फाइनली ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, जहां पर कि इसको हम लोग जो वेक्टर फॉर्म है हम लोग का उसको यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं, और ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू P, ये हम ये जो है यहां पर 2 नहीं आएगा, ठीक है, यहां पर ये 2 नहीं आएगा, ये माइनस आएगा इस जगह पर, ठीक है, क्योंकि P तो 2AQ और ये डाइपोल मोमेंट का वेक्टर चला गया। ये वाला जो पोर्शन है वो P है विदाउट एनी बोल्ड फेस, तो यहां पर मैंने ये मैग्नीट्यूड ही लिख रखा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और ये बनकर पूरा एक ऐसा लिखा जा सकता है -P डिवाइडेड बाई 4πε0 R³, और किस अप्रोक्सीमेशन में, कि जब R ग्रेटर देन A हो। तो ये हम लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल कर आ गया इक्वेटोरियल प्लेन में एक डाइपोल की वजह से। देखिए इस पे कितनी ढेर सारी चीजें थी जानने के लिए।
इसको हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया इस पे हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया कॉस थीटा वगैरह के लिए। ठीक है, तो जो चीजें हमें आती हैं मैथ्स में वही यहां पर यूज होगा, बट उसको यूज कैसे करना है वो हमें सीखना है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से धीरे धीरे चीजें समझ पे आती जाएंगी, और ये हम लोग का फाइनल फॉर्मूला यही जो मैंने लिख रखा है ये वाला वो बन गया। ठीक, समझ गए? इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है ये। ठीक है, कि इसके बाद से ये कैसे आ गया, ये यूनिट वेक्टर कहाँ गया, ये यूनिट वेक्टर और ये जब मल्टीप्लाई हो गए, मैं इसको आगे लिख देता हूं यहां पर, ये P इंटू ये यूनिट वेक्टर, और P यहां पर ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मिलकर बन जाएंगे P वेक्टर ये। ठीक है, इसको बोल्ड फेस पे हम लोग लिखते हैं, ये तो याद होगा ना आपको, 11th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने निकाल लिया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल फॉर पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, फॉर पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। एक पॉइंट की बात नहीं हो रही है, समझ रहे हैं ना? देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो ये लिखा हुआ है इसी से ही डेरिवेशन किया मैंने, मुझे कुछ और नहीं पता। जो कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है डाइपोल की वजह से, कहां पर, फॉर पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, उसी से चीजें निकाली। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, दो ही चीजें हैं, मतलब एक तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। बस इसी की हेल्प से हम किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं, और बाद में फिर चीजें चेंज करते करते ऐसे फॉर्मूला बना दिया जाता है। बट स्टार्टिंग जो होती है वो स्टार्टिंग हमेशा यहीं से होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हुए। ठीक है, वही तो लगाया था, बस फॉर्म चेंज करते गए, अप्रोक्सीमेशन लगाया, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, फॉर्म चेंज करते जा रहे हैं जो शुरुआत में चीज करी थी। समझ रहे हैं? यानी कि आपका जो ये पूरी चीज है वो यहीं पर लिखी हुई है। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट आपको निकालना आ रहा है, तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला बनता ही है, जो डेरिवेशन होता है वो बस सिंप्लीफाई करते जाना होता है चीजों को, और फाइनली एक हमें चीज मिल जाती है नई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो कि हमें याद रखनी चाहिए जब हम लोग डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करते हैं किसी एक नॉर्मल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक चार्ज क्यू रखा है, सिंगल चार्ज ऐसे रखा हुआ है, या फिर कहीं दूसरी जगह पर माइनस क्यू रखा हुआ है। इसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर इसके बीच की डिस्टेंस आर है, मैं देखिए मैं बोल रहा हूं, उस चीज को फोकस करिए कि मैं बोल रहा हूं अगर इनके बीच की डिस्टेंस आर है तो आर सिर्फ यूज किया जा रहा है इनके बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, आर की जगह मैं कुछ और भी ले सकता हूं। ये भी चीज जानना जरूरी है, तभी हमें ये सीखने को मिलेगा कि आखिर इस जो फिजिक्स है हम लोग का सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो ये जो है यहां पर ये चार्ज है, ये पी पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है। तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है इस डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ, वो वेरिएशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ऐसा रिलेशन होता है, यानी कि आपने अगर छलांग लगा दी 1 मीटर से, छलांग यानी कि एक इस जगह से 1 मीटर से आप 2 मीटर तक पहुंच गए, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक कर रहे हैं इस चार्ज की वजह से। तो 1 मीटर के पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ निकल कर आ रही थी वैल्यू, मान लीजिए कि यहां पर आर की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 आ रहा है मान लीजिए, और फिर हम लोग जब देख रहे हैं 2 मीटर्स पर, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ रही है E2, इसको E1 नाम दीजिए, और वो जब निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो गई 0.25। समझ रहे हैं? यहां पर एक था, 1 मीटर पर एक था, और डिस्टेंस को दुगना करने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो 4 गुना कम हो गई, या फिर 1/4 हो गई। क्लियर हुआ? यह केस होता है हम लोग का प्लस क्यू या माइनस क्यू के केस में, जब सिंगल चार्ज ऐसे रखे होते हैं। बट वहीं पर अगर हम लोग के पास एक डाइपोल हो, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये 2a,
वो बहुत क्या है, कम है एज कंपेयर टू आर, मतलब जिस पॉइंट पर हम लोग मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो इधर फाइंड करें या फिर इधर फाइंड करें, इसके चारों तरफ कहीं भी फाइंड कर सकते हैं। तो इधर मान लीजिए निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो जो वेरिएशन होगा इस आर के चेंज होने से, इस आर के चेंज होने से वो जो वेरिएशन होगा वो होगा 1/r³। क्या होगा? 1/r³। ठीक है, यानी कि अगर आप 1 मीटर से चलकर 2 मीटर पे चेक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, 2 मीटर पर पहुंचकर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8 टाइम्स घट चुकी होगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर 2 पुट करिए तो 1 हो जाएगा 1/8। तो दूसरे वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पहले वाले पॉइंट के कंपैरिजन में 1/8 हो जाएगी, यानी कि एकदम से नीचे वैल्यू डिक्रीज होगी। तो वही यहां पर ये ग्राफ शो हो रहा है। ये ब्लू कलर वाला जो वेरिएशन है वो 1/r² है, यानी एक सिंगल चार्ज के लिए। और ये जो ऑरेंज वाला है या रेड वाला, जो भी आपको यहां पर समझ पे आ रहा हो, रेड या ऑरेंज इधर, ये इसका वेरिएशन है 1/r³। ठीक है, तो यही देख रहे हैं कि यहां से ये डिक्रीज होना चालू हुआ और एकदम तेजी से डिक्रीज हुआ और ब्लू वाले से भी नीचे चला गया। क्लियर? तो ये चीज क्या है, हमें ध्यान देनी है। देखिए फॉर्मूले पे भी निकल कर आ रहा था ना, हमने चालू किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो था एक सिंगल चार्ज का, वो था ये था 1/4πε0 Q/r², यही था। बट जब डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, मान लीजिए इक्वेटोरियल प्लेन पे निकाली थी, तो वो थी -P/4πε0 r³। ठीक है, और ये यहां पर ये ऐसा। तो बात समझ पे आई कि क्या हो रहा है। यहां पर वेरिएशन 1/r³ है और यहां पर वेरिएशन 1/r² है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक सिंगल चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका वेरिएशन एक ग्राफ में शो करिए। तो उसके लिए हम लोग को इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ करना होता है, जहां पर ब्लू कलर वाला ऐसे आएगा, बन जाएगा। आप सिंपली ऐसे बना सकते हैं, ऐसे लीजिए और ऐसे बना दीजिए। उसके बाद जो अगला वाला ग्राफ होगा 1/r³ वाला, उसको यहां से चालू करिए, 1 के पास से क्रॉस कराइए और आगे इसके ऐसे बढ़ा दीजिए। ठीक है, क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे इसके दूसरे पॉइंट पर, जिसपे कि हम लोग के पास ये है कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल वो हम लोग की सिर्फ आर बस में डिपेंड नहीं करती, वो इस डाइपोल मोमेंट पी पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि ये आ रहा है ना ये। ठीक, तो इस डाइपोल मोमेंट पी और आर पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यानी कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अगर किसी तरीके से चेंज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, और आर के वेरिएशन से भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। अब इससे कंपेयर करेंगे हम लोग सिंगल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो वहां पर इस चार्ज को वेरी करने से और इसकी डिस्टेंस को वेरी करने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही थी, जबकि यहां पर डाइपोल मोमेंट सिर्फ चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट चेंज होने के बाद यहां पर ये आर क्या होगा, आर के साथ भी वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं आगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल्स। तो आखिर ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल्स का मतलब क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या ये आपको समझ पे आता है? फिजिकल सिग्निफिकेंस, इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग आपको पता है? मैं अभी इसको अपने इस लेक्चर की शुरुआत में बता चुका हूं, बट फिर भी अभी कंप्लीटनेस के लिए मैं अभी इसको बता देता हूं थोड़ा सा, कि फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि क्या वो नेचर में एग्जिस्ट कर रही है, क्या वो नेचर में हमें दिखाई दे रही है, क्या वो फिजिकली अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसका कि नहीं है। ठीक है, सिग्निफिकेंट, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने पढ़े होंगे कि उसकी वहां पर वैल्यू है या नहीं है। तो यहां पर वैल्यू से मतलब नहीं है उसका, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि वो वहां पर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, कि बस एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है, या कह लीजिए कि मैथमेटिक्स का एक पार्ट की वजह से हम लोग डाइपोल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्योंकि डिफिनीशन ही हम लोग की यहां से चालू हुई थी कि दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट नेचर के और उनके बीच की डिस्टेंस है अगर 2a। ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a है अगर, तो जो डाइपोल मोमेंट होता है P वो हो जाता है 2aq। यही पढ़ा था, आया ना?
तो डाइपोल मोमेंट ये, क्लियर, और इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस क्यू होती है। तो क्या सिर्फ ये मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है? नहीं, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है कि हमने दो चार्जेस में से किसी एक चार्ज की वैल्यू लीजिए बिना प्लस या माइनस को चूज किए हुए और 2a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका डाइपोल मोमेंट निकल कर आ जाएगा। नहीं, सिर्फ इतना नहीं है, ये एक्चुअल में नेचर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए CO2 गैस की या फिर मीथेन की, तो इनमें जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? ऐसे एक के ऊपर एक ही होते हैं, यानी कि इनकी जो पॉजिटिव या निगेटिव चार्जेस की जो ग्रेविटी है वो कॉन्साइड करती है। अभी मीनिंग समझ पे आ जाएगा। अभी ये जो एग्जांपल दिए हैं ये डाइपोल्स को शो नहीं करते हैं, जबकि जैसे NaCl है या H2O है या HCl है, ये सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें डाइपोल्स फॉर्म होते हैं। कैसे? इसको जैसे ही आप देखेंगे इसका नेचर, तो ये बनेगा Na पॉजिटिव और ये Cl निगेटिव, इनके बीच में थोड़ा सेपरेशन होगा। इसी तरीके से यहां पर H2O पर भी फॉर्म होता है H पॉजिटिव और OH निगेटिव, और HCl पर भी H पॉजिटिव और Cl निगेटिव फॉर्म होता है। तो ये देखो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, सेपरेटेड हैं थोड़ी डिस्टेंस से, तो ये बना लेते हैं डाइपोल। ये भी और ये भी इसी तरह के Cl KBr ये सब क्या करते हैं? एक डाइपोल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम लोग के पास ये क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस है डाइपोल का। एक तो ये है। दूसरा बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है ये वाला CO2 और CH4 का। ये भले ही खुद में डाइपोल ना होते हो, मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको आप डाइपोल नहीं कहेंगे, ये किसी भी तरीके की पोलैरिटीज को शो नहीं करेंगे, ऐसा पोल्स इस पे नहीं होंगे। बट जब इन CO2 मॉलिक्यूल्स पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तो ये CO2 मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो कि अभी एक के ऊपर एक था वो सेपरेट आउट हो जाता है। क्या हो जाता है? सेपरेट आउट हो जाता है। तो वो डाइपोल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि इनमें खुद में तो डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, बट जब इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है, अभी इसको अगर हम लोग देखें तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें कि इसका पॉजिटिव और निगेटिव एक ही जगह पर है। तो क्योंकि उनके पॉजिटिव निगेटिव के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है तो इनका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? 0। बट जैसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तो ये पॉजिटिव निगेटिव क्या होते हैं? पॉजिटिव हम लोग का अगर इधर आ गया तो निगेटिव ऐसे इधर आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव में ज्यादा मतलब रिपल्सन होगा और निगेटिव तरफ अट्रैक्शन होगा, तो निगेटिव इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा। तो वो जो प्लस माइनस एक के ऊपर एक रखे हुए थे, प्लस और माइनस ऐसे रखे हुए थे, वो सेपरेट आउट हो गए और ये CO2 पे भी डाइपोल दिखने लगेगा, एक टेम्परेरी डाइपोल मोमेंट दिखने लगेगा। तो इसी वजह से इनका एग्जाम्पल लिया गया कि CO2 में खुद में तो नहीं होता बट डाइपोल फॉर्म होते हैं, यानी कि नेचर में हम लोग को डाइपोल्स मिलते हैं। कुछ में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है जैसे कि ये, ठीक है, जैसे कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ इसी चीज के बारे में बात हो रही है। और इनमें जिनमें कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो नहीं होता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई होती है तब ये टेम्पररी डाइपोल मोमेंट जनरेट कर लेते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनके ऊपर बाहर से पड़ती है। तो ये हम लोग का क्या था? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल्स। साथ ही में इसमें और भी है, जैसे कि जो हम लोग ने देखा है कि कभी आपने जैसे कॉम्ब को रब किया और पीसेस ऑफ पेपर जो थे उनको क्या किया? अट्रैक्ट करा लिए। ठीक है, इस चैप्टर के शुरुआत में ही मैंने उसका एग्जांपल दिया था और ऐसा होता है। तो वो जो अट्रैक्शन हो पा रहा है ना, छोटे छोटे पीसेस हैं पेपर के, बिट्स ऑफ पेपर हैं, और उसको आप कॉम्ब या फिर स्केल लेकर आए हैं और वो क्या हो गई? अट्रैक्ट हो रहे हैं ये। तो वैसे तो देखो इनमें किसी भी तरीके का चार्ज हमें नहीं दिखाई देता, बट जब एक चार्ज्ड बॉडी को इसके पास लाया जा रहा है तो इसमें फॉर्म हो जाते हैं डाइपोल्स। क्योंकि यहां पर अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो पॉजिटिव जो पेपर के होंगे वो वहीं पे टेम्परेरी, बिल्कुल अलग अलग नहीं। यहां पे मान लो कि इसी जगह पर पॉजिटिव भी था और इसी जगह पर निगेटिव भी था,
तो पॉजिटिव और निगेटिव थोड़ा सा सेपरेट आउट हो जाएंगे, पॉजिटिव इधर आ जाएगा और निगेटिव इधर आ जाएगा, ऐसे थोड़ा सा सेपरेशन हो जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और ये इस तरफ चले जाएंगे। इसमें एक और चीज है जो कि बतानी है, और मैं वो तब बताऊंगा जब हम लोग डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, यानी कि टॉर्क ऑन डाइपोल्स पढ़ेंगे उसके बाद, कि ये फोर्स आखिर लगता कैसे है। ठीक है, डाइपोल फॉर्म हो गए और डाइपोल फॉर्म होने के बाद यहां पर फोर्स लगता है जो कि अट्रैक्ट कर लेता है पीसेज ऑफ पेपर को, और जैसे इस कॉम को दूर ले जाते हैं तो ये फिर से जो प्लस माइनस सेपरेट आउट हुए थे थोड़े थोड़े, वो फिर से एक दूसरे के ऊपर ऐसे मिक्सअप हो जाते हैं, और उन जो पेपर है उनकी इलेक्ट्रिकल जो भी प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो जाती है। ठीक है, समझ गए? तो यही चीजें यहां पर दी हैं कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट्स द डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जैसे मैंने बताया कि मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वजह से जो भी अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाएगी तो उस पर पोलैरिटी फॉर्म होती है, और वहीं से बहुत ढेर सारे टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस निकल कर आए हैं। तो वो सिर्फ हमें जानना है कि ऐसा होता है, आगे चलकर आप जानेंगे कि मटेरियल साइंस पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो बस अभी आपको जानना है कि ऐसा कुछ भी होता है, यानी कि डाइपोल्स हम लोग का एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है सिर्फ, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। ठीक है, आपको डाइपोल्स में जानना है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से पॉजिटिव की तरफ होती है हमेशा। अगर ये डाइपोल आपने बना रखा और ये पॉइंट साइजेस होते हैं तो इधर से इधर इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी। तो ये जो टॉपिक है उसको आप कैसे पढ़ें, जो भी आपने पहले पढ़ा है उससे कनेक्ट करते हुए, आप आगे का कुछ भी पढ़ रहे हो, कभी भी किसी भी तरीके की चीजें पढ़ रहे हो, उसको आप अपने जो प्रीवियस नॉलेज है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये आपको मतलब ये अगर आता है समझ पे कि क्या होता है, यूनिटरी मेथड समझ पे आता है, डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है अगर वो समझ पे आता है, तो जो फिजिक्स है क्लास 12th वाली, वो उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरीके से क्लास 11th की जो फिजिक्स है उसको भी समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं, और इसके जो अगले लेक्चर होगा उस पे हम लोग डाइपोल को पुट करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर देखेंगे कि उसका कैसा बिहेवियर होता है, और बाद में ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसको समझेंगे कि कैसे पीसेज ऑफ पेपर अट्रैक्ट होते हैं एक चार्ज्ड कॉम से। तो आई होप आपको ये आज का समझ पे आया होगा लेक्चर। थैंक यू।